नमस्कार। राजनीति पॉडकास्ट के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आकाश, मेरे साथ है मृत्युंजय। मृत्युंजय, कैसे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद आकाश भाई। और मैं अच्छा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप भी अच्छे होंगे। जी बिल्कुल। और राजनीति पॉडकास्ट के आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अब जो है एक तरीके से वो कहते हैं ना कि भारत में हमेशा हर साल जो है कहीं ना कहीं इलेक्शन जरूर होते रहते हैं। और आज का ये साल जो है 2024 काफी क्या बोले तो रोमांचक रहा है। पहले तो 2024 लोकसभा के इलेक्शंस हुए, और अब जो है कश्मीर में इलेक्शंस होने जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने वहां पर जो वोटिंग है उसकी डेट बता दी है। करीब 18 सितंबर से वहां पर जो है पोलिंग शुरू होगी, और 4 अक्टूबर को वहां पर रिजल्ट जो है वो आएंगे उन इलेक्शंस के। लेकिन मृत्युंजय, इन सब के बीच में जो है सबसे बड़ा सवाल इस समय जो उठ रहा है या फिर उठना चाहिए, तो वो ये है कि भाई क्या कश्मीर इस समय सेफ है कि आप वहां पर इलेक्शंस करवा सके? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस कर, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई 30 सितंबर से पहले आपको वहां पर इलेक्शन करवाने हैं, और इलेक्शन कमीशन ने डेट भी अनाउंस कर दी। और अब हो सकता है पॉलिटिकल पार्टीज जो है वहां पर रैलियां भी करें। लेकिन ग्राउंड रियलिटी में कश्मीर इस समय कितना सेफ है ऐसी एक बड़ी डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस के लिए? देखिए, कश्मीर में कुछ चीजें तो जरूर बदली हैं। जैसे पिछले 10 सालों में जो सरकार रही है नरेंद्र मोदी की, तो उनका पहला 5 साल में कश्मीर में हम कुछ डिस्टर्बेंसेस जरूर देखते हैं। लेकिन जैसे ही ये 370 हटा है, उसके बाद के 5 वर्षों में हमने देखा है कि पत्थरबाजी की घटनाएं रुक गई हैं। टेरर फंडिंग में बहुत ज्यादा कमी आई है, और जो वहां के लोकल टेरर ग्रुप्स हैं उनको काफी हद तक साफ किया जा चुका है। जो लोकल लेवल पे लोगों को रेडिकलाइज करते थे, यूथ को रेडिकलाइज करते थे, उनकी फंडिंग करते थे, उनको उकसाते थे कि सिक्योरिटी फोर्सेस पर और एंटी इंडिया सेंटिमेंट के नाम पे वो पत्थरबाजी करें, और किसी तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज, टूरिज्म, बिजनेस, ट्रेड, इन सभी चीजों को बढ़ने से रोकने में बाधा पैदा करते थे। तो अब ये देखा जा रहा है कि चीजें पहले की तुलना में काफी तेजी से इंप्रूव हुई हैं, और लोगों के अंदर एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी दिखाई दे रही है, स्पेशली अर्बन रीजन्स में। तो ये उस समय जो कि 96 में जो पहली टेरर की घटना 90 के दशक के शुरुआत में शुरू हुई थी, 87 के इलेक्शन के बाद से, तो वो डिस्टर्बेंस से लेकर 96 तक पूरा राष्ट्रपति शासन रहा था, और घनघोर प्रचंड डिस्टर्बेंस का वो पीरियड था। लेकिन फारूक अब्दुल्ला 96 में चुनाव जीत करके चीफ मिनिस्टर बनते हैं, और तब से लेकर के लगातार लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकारें काम करती रही हैं। भले ही पत्थरबाजी की घटनाएं होती रहें या फिर आतंकी घटनाएं घटित होती रहें, सिक्योरिटी फोर्सेस पर, सिविल सोसाइटी के लोगों पर हमले होने के बावजूद, लेकिन अब ऐसी घटनाएं उस मैग्नीट्यूड में नहीं हो रही, या बिल्कुल ही नहीं हो रही हैं। हो भी रही है तो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस पर बॉर्डर एरिया के में अटैक्स हो रहे हैं, जो दुख की बात है। लेकिन इतना जरूर माना जाएगा कि आतंकवाद को नकेल काफी हद तक कसा जा चुका है। फिर भी आतंकवाद एक लास्ट डिच एफर्ट अपना लगा रहा है, ताकि वो फिर से एक अपना ग्राउंड वहां पर अक्वायर कर सके। लेकिन अभी काफी टेंशन या कहें कि संघर्ष की स्थिति दोनों तरफ से चल रही है, जिसमें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपर हैंड हासिल है। और इसी अपर हैंड के साथ जो कॉन्फिडेंस हासिल हुआ है, 5 साल बीत चुके हैं, और बंटवारा हुए और उसको एक स्टेटस दिए हुए, नेशनल टेरिटरी का स्टेटस दे करके, और असेंबली इलेक्शन अब कराए जा रहे हैं। तो ठीक है, ये देखने वाली बात होगी, बहुत दिलचस्प घटना होगी कि वहां पर विधानसभा के चुनाव 3 चरण में अब हो रहे हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि पहली बार डिस्टर्बेंस के बाद से, लेट 80s में जो डिस्टर्बेंसेस शुरू हुए थे, उसके बाद कोई भी इलेक्शन पहली बार यहाँ पर मात्र 3 चरण में हो रहा है। और ये बहुत इससे साफ पता चल रहा है कि सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस सरकार के अंदर है। सरकार को लगता है कि ग्राउंड पर चीजें काफी हद तक इंप्रूव हुई हैं। तो ये तो है।
लेकिन मृत्युंजय, ग्राउंड पर चीजें अगर मैं बात करूं तो आपको क्या लगता है, क्योंकि अगर अगर हम हॉट ऑफ द हील्स की बात करें तो कुछ ही समय पहले वहां पर 2024 लोकसभा इलेक्शंस का रिजल्ट आया, और जिस तरीके से एक एंटी इंडिया, एक टेरर फंडर इंजीनियर राशिद ने उमर अब्दुल्ला को हराकर वहां पर जीत हासिल करी, तो क्या वहां पर अभी भी एंटी इंडिया सेंटिमेंट आपको नहीं लगता काफी हद तक डीप रूटेड है? तभी एक ऐसा इंसान जो कि टेरर फंडिंग के मामले में जेल में है, वो इलेक्शन लड़ता है, पहली बात तो ये, और फिर वो जीत भी जाता है। देखिए, कश्मीर की बात अगर हम करें तो एक एंटी इंडिया सेंटिमेंट या फिर एनिमोसिटी टुवर्ड्स द सेंट्रल फोर्सेस, सेंट्रल रूल, अभी ये सारी चीजों को लेकर के लोगों के अंदर शिकायत होगी, क्योंकि अभी भी देख लीजिए कि कश्मीर में AFSPA काफी सारे क्षेत्रों में लगा हुआ है जी। यानी ये जो स्पेशल आर्म्ड फोर्सेस एक्ट जो है वहां पर जी। अभी भी कई सारे इलाकों में लगा हुआ है, तो वो भी एक कारण हो सकता है। लेकिन ये आक्रोश सेंटर से ज्यादा दिखाई देता है आपको जम्मू कश्मीर की जो अपनी मेन स्ट्रीम पार्टियां हैं, जिनकी हैसियत जनता की नजर में सिर्फ एक दलाली करने वाली पार्टियों जैसी बन के रह गई है। और ऐसा लगता है कि फारूक अब्दुल्ला कभी पाकिस्तान के एटम बम का धमकी दिलाते हैं और कभी वो भारत के संविधान, लोकतंत्र और भारतीयता की भी बात कर जाते हैं। तो जो उनका डबल स्टैंडर्ड है वो मुखर होके जो सामने दिखाई देता है, मुझे लगता है इसी का नतीजा है कि लोगों ने एक निराशा की स्थिति में इंजीनियर राशिद जैसे व्यक्ति को वोट दिया, क्योंकि इंजीनियर राशिद काफी कन्विक्शन के साथ अपनी बातें कहने की कोशिश करता है, और जिस तरह से वो बातें करता है, जिस तरह से अपने कट्टरपंथी भावनाओं का वो इजहार करता है, कहीं ना कहीं नौजवानों को, जिनके बीच रेडिकलाइजेशन इधर बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ा है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे भी तो इस पर काम हो रहा है। आप देखेंगे मुस्लिम ब्रदरहुड जैसी संस्थाएं या फिर इस्लामिक स्टेट जैसी संस्थाएं और या इनके फ्रिंज एलिमेंट्स कहीं ना कहीं कश्मीर में एक्टिव हैं, या फिर ये पाकिस्तान के जो टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी कहीं ना कहीं कश्मीर में अभी भी एक्टिव हैं। तो वो तो लोगों को रेडिकलाइज कर ही रहे हैं। तो इस वजह से ये फारूक अब्दुल्ला के परिवार और उनकी पार्टी के खिलाफ एक तरह का जनता का एक फैसला था, जिसमें कि इंजीनियर राशिद को एक फायदा हुआ और वो जीता जरूर है। लेकिन अब ये देखना होगा कि इसका क्या इम्पैक्ट होता है असेंबली इलेक्शन पर। क्या लेकिन असेंबली इलेक्शन में भी एक जी बड़े जी पैमाने पर जी मृत्युंजय, क्योंकि आपने यहाँ पर ये बोला कि भाई जो गुस्सा था रीजनल पार्टीज को लेकर, जो कि वहां की लोकल पार्टीज को लेकर, तो वो लोकसभा इलेक्शंस में दिखा, लेकिन यही पार्टीज तो अब असेंबली इलेक्शंस में भी लड़ेंगी, तो फिर वहां पर हम क्या क्या किस तरीके का हम सेंटिमेंट वो करें? क्योंकि वहां पर तो चलिए मान लिया एक लोकसभा इलेक्शन की बात थी, एक एक बड़े स्ट्रक्चर की बात थी, लेकिन यहाँ पर तो लोकल इश्यूज पे जो है इलेक्शंस लड़े जाने हैं, तो यहां पर अगर वही सेम गुस्सा जो है लोकल रिजीम के अगेंस्ट है, लोकल लीडर्स के अगेंस्ट है, तो फिर वो वोट तो फिर रेडिकल लोगों को ही कर देंगे ना, कि भाई आप अगर कोई रेडिकल प्रीचर हो या कोई रेडिकल लीडर हो, वो वहां पर इलेक्शन में खड़ा हो गया और उस या फिर उसका कोई एफिलिएट वहां पर खड़ा हो गया और वो आकर अगर लोकसभा वहां की विधानसभा में बैठ जाते हैं, तो फिर वहां पर तो पूरा डेमोक्रेसी लॉपसाइडेड हो जाएगा। देखिए, ऐसा तो बिल्कुल उस बड़े लेवल पे होने नहीं जा रहा, लेकिन हाँ, आपकी एक आशंका निराधार नहीं है, उसकी काफी संभावना बनती है कि ठीक ठाक तादाद में रेडिकल फोर्सेस असेंबली में पहुंच सकते हैं, क्योंकि इस समय आप देख लीजिए कि जम्मू कश्मीर की 5 सीटों में से ज्यादातर सीटें जो चली जाती थी या तो फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के हाथ में या फिर महबूबा मुफ्ती की पार्टी जीत जाती थी। लेकिन इस बार महबूबा मुफ्ती की पार्टी पूरी तरह से साफ हो चुकी है, उनका सुपड़ा साफ हो गया है, उनकी पार्टी को एक भी लोकसभा में सीट नहीं आई। और दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने 2 सीटें जीती हैं, 2 सीटें इन्होंने जीती हैं। तो अभी भी ऐसा नहीं है कि बहुत स्ट्रांग एंटी सेंटिमेंट है नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला एक लंबे समय तक राजनीति में रहे हैं और उनका बेटा भी काफी लंबे समय से राजनीति में है। तो इन दोनों ने अपना एक ग्राउंड जरूर तैयार करके रखा हुआ है, लेकिन कभी कभी इनका जो
डबल स्टैंडर्ड दिखाई देता है, उससे लोकल लोगों को निराशा होती है। कई बार ये कश्मीरियत की बात करते हैं, कई बार ये अपना सेंटिमेंट पाकिस्तान के पक्ष में दिखाते हैं, और कई बार वो बात करते हैं देश, संविधान, भारतीयता, राष्ट्रभक्ति और ये ब्ला ब्ला इस तरह की चीजों की। तो इस वजह से कई बार उन पर यकीन करना लोकल एलिमेंट्स के लिए या वोटर्स के लिए मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी 2 सीटें जीत पाना उनके लिए एक ठीक-ठाक एक पॉजिटिव चीज है कि हो सकता है विधानसभा चुनाव में वो उनकी पार्टी कुछ बेहतर परफॉर्मेंस करे। और इसके अलावा जम्मू संभाग में भी आधे से थोड़ी कम सीटें पड़ती हैं, तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी का बोलबाला रहने के चांसेस हैं, उसकी संभावना है। और कश्मीर वैली का रिजल्ट जो होगा वो सबसे इंटरेस्टिंग होगा अपने आप में। एक चीज ये माना जा रहा था कि बीजेपी सरकार, केंद्र की बीजेपी सरकार की कोशिशों की वजह से जो कश्मीर में टूरिज्म बढ़ा है, बिजनेस एक्टिविटीज बढ़े हैं, तो लोगों के अंदर कुछ उम्मीद जगी है, तो शायद भारतीय जनता पार्टी को कुछ वोट मिले। लेकिन इस पर फिर से इन उम्मीदों पर पानी फिर गया जब कश्मीर वैली से भारतीय जनता पार्टी को ठीक ठाक सफलता नहीं मिल पाई, यानी भारतीय जनता पार्टी कुछ अच्छा नहीं कर पाई। और यही नहीं, आपको कारगिल का जो इलाका है, यानी लद्दाख का, कारगिल, लद्दाख और लेह का इलाका, तो वहां से भी एक मुस्लिम कैंडिडेट का जीतना, ये भी एक अपने आप में निराशा की स्थिति को दर्शाता है। क्योंकि वहां से जो भी पार्टियां चुनाव जीत रही हैं, ये सब के सब एंटी इंडिया सेंटीमेंट को कहीं बढ़ावा न दें, इस बात की संभावना भी दिखाई देती है। तो अभी तो वेट एंड वॉच की स्थिति मैं समझता हूं कि रखना ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि नतीजों के बाद काफी कुछ कहा जा सकता है। जी बिल्कुल, नतीजे के बाद बहुत कुछ जो है चीजें साफ हो जाएंगी, और मेरे ख्याल से रन अप टू द इलेक्शन में भी बहुत सारी चीजें साफ हो जाएंगी कि भाई किस तरीके का वहां पर सेंटिमेंट है। क्योंकि जिस तरीके ग्राउंड सेंटिमेंट होगा, मेरे ख्याल से उसी तरीके का नैरेटिव जो है पॉलिटिकल पार्टीज वहां पर बनाना चाहेंगी, और उसी तरीके की वोटिंग जो है वो चाहेंगी कि उनके लिए हो, ताकि वो उस टाइप का जो वोट बैंक है उसको केटर कर सके। लेकिन मृत्युंजय, एक बात और जो है वो कही जा रही है कि क्या हमने ये बात पहले भी करी, लेकिन इस बात के ऊपर थोड़ा ज्यादा जोर देना जरूरी है, क्योंकि एक बॉर्डरिंग स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर, और पाकिस्तान के साथ जिस तरीके से हमारे वॉलेटाइल रिलेशनशिप्स रहे हैं ओवर द पीरियड, और आजकल के टाइम में जिस तरीके से अभी रिसेंट की अगर मैं बात करूं, तो हालांकि कश्मीर में पत्थरबाजी कम हो गई है, हालांकि कश्मीर में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कम हो गया है, लेकिन अब वही चीज जो है जम्मू में बहुत बढ़ती जा रही है। जम्मू के थ्रू इन्फिल्ट्रेशन बहुत ज्यादा हो रही है, और टारगेटिंग तो वही है, सिक्योरिटी फोर्सेस ही टारगेट हैं। तो यहाँ पे अगर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, जो कि डेफिनेटली जब इलेक्शन होंगे तो वहां पर भी वो एक क्रूशियल रोल प्ले करेगी, तो क्या उनके ऊपर जिस तरीके से टारगेटिंग की जा रही है इस समय टेररिस्ट के द्वारा, तो वो क्या हम इस तरीके ऐसे एनवायरनमेंट में इलेक्शंस करवाना सही है? एक तरफ जहां सिक्योरिटी फोर्सेस ऐसे चैलेंजिंग एरियाज में वहां पर ऑपरेशंस कर रहे हैं, प्लस फिर आप उनके ऊपर ये बर्डन भी डाल दें कि भाई वहां पर इलेक्शंस भी होने वाले हैं, तो ये एक क्या आपको लगता है एक सेम डिसीजन है? देखिए, जहां तक इलेक्शन कराने का सवाल है, तो अभी जैसा माहौल है, इससे बेहतर माहौल पिछले 2-2.5 दशकों में नहीं रहा। क्योंकि इलेक्शन उस समय भी हुए जब 90 के दशक के मध्य में बहुत ही खराब स्थिति थी जी, बहुत ही बुरी स्थिति थी, फिर भी इलेक्शन हुए, और वहां पर आतंकवाद के ही माहौल में, आतंकवाद के दौर में ही नेशनल कॉन्फ्रेंस चुनाव जीत करके आती है और फारूक अब्दुल्ला सरकार बनाते हैं, और तब से एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस वहां पे शुरू हुआ। यही नहीं, आप पंजाब में भी देखेंगे तो नरसिम्हा राव जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने भी उनको बहुत सारे लोगों ने सलाह दिया था कि पंजाब में इलेक्शन मत कराइए, बहुत ही सिचुएशन खराब है, क्योंकि कश्मीर और पंजाब दोनों ही 90 के दशक में डिस्टर्ब्ड स्टेट्स थे। लेकिन राव साहब की सरकार ने फैसला किया कि हम दोनों ही जगह चुनाव कराएंगे, और दोनों जगह जो एक बार डेमोक्रेटिक प्रोसेस शुरू हुआ, तो फिर उसमें इजाफा होता चला गया, चुनाव दर चुनाव, सरकार दर सरकार, चीजें बदलती चली गई और लोगों के अंदर। लेकिन कश्मीर में थोड़ा सा स्थिति ये जरूर रही कि नए नए फोर्सेस, नए नए एलिमेंट्स आकर के
और वहां के यूथ को रेडिकलाइज करते रहे, नए हथकंडे अपनाते रहे, जिसमें कि सबसे खतरनाक साबित हुआ था पत्थरबाजी। जो जी पत्थरबाजी की घटनाएं हुई थी, लोगों को, छोटे छोटे बच्चों को पैसे दे करके और तमाम तरह से उनको उकसाना, सड़कों पर हिंसा कराना, तो ये बहुत खतरनाक स्थिति रही। तब भी चुनाव हुए और सरकारें स्थानीय स्तर पर भी बनी, लोकसभा में भी सांसद जीत कर गए जी और अपनी आवाजें उठाते रहे। एक चीज जान लीजिए आकाश भाई, कि चाहे कैसी भी स्थिति हो, अगर जनता के चुने हुए नुमाइंदे विधानसभा और संसद में होंगे, तो जनता के सेंटिमेंट के बारे में सेंटर को और पूरे देश को, मीडिया को, सबको पता चलता रहेगा। जी लेकिन अगर आप इलेक्शन कराएंगे ही नहीं, तो ग्राउंड रियलिटी का बिल्कुल पता नहीं चलेगा। अभी की स्थिति देखिए, 5 साल से कोई चुनाव नहीं हुआ है, कोई सरकार नहीं है, कोई असेंबली वहां फंक्शन नहीं कर रही है, तो आपको और बहुत सारे लोगों को कश्मीर के लोगों के सेंटिमेंट के बारे में बहुत कुछ पता नहीं है। लेकिन जी एक बार डेमोक्रेटिक प्रोसेस शुरू होगा, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होगा, जनता को जागरूक करने, अपने अपने पक्ष में लाने के लिए जब लोग स्टेटमेंट्स देना शुरू करेंगे, तो जनता के सेंटिमेंट का भी पता चलेगा और चुनाव नतीजों में वो रिफ्लेक्ट भी होगा। तो चुनाव कराना तो सबसे बेहतर चीज है, जी और खास तौर पे ऐसी चीजें कि 5 साल से कोई जनता के स्तर पर बड़ी हिंसक गतिविधि को अंजाम नहीं दी जा रही है, और लोग लाल चौक पर बेधड़क घूम रहे हैं, रेस्टोरेंट्स काम फंक्शन कर रहे हैं, होटल्स फंक्शन कर रहे हैं, लोग भारी तादाद में गुलमर्ग, कासमर्ग, श्रीनगर और ये तमाम जगहों पर जा रहे हैं, केसर के खेतों में घूम रहे हैं, पहाड़ियों का जायजा ले रहे हैं, वहां के स्टेपीज में, घास के मैदानों में लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो ये ऐसी स्थिति बहुत पहले नहीं थी। मैं समझता हूं कि 1989-90 के बाद से पहली बार जम्मू कश्मीर इतना गुलजार दिखाई दे रहा है। इतना कश्मीर गुलजार ये 80 के दशक के पहले ही दिखाई देता था। तो अभी चुनाव कराने के लिए तो बेस्ट सिचुएशन है, और डेमोक्रेटिक प्रोसेस अगर शुरू किया गया, तो जाहिर है कि जनता की आवाज का भी पता चलता रहेगा, और जिससे हालात को इम्प्रूव करने में और ज्यादा सहूलियत मिलेगी। चलिए मृत्युंजय, ये तो समय ही बताएगा कि क्या रिजल्ट्स आने वाले हैं जम्मू और कश्मीर में, क्योंकि देखिए उसके साथ साथ महाराष्ट्र में भी इलेक्शंस की डेट्स फाइनल हुई है, और तो वो उसके ऊपर कोई इतना ज्यादा डिस्कशन नहीं है। लेकिन हाँ, कश्मीर के अंदर इलेक्शंस होना और जिस तरीके का सिचुएशन इस समय वहां पर है, उसके ऊपर डिस्कशन करना एक जरूरी बात है। लेकिन हाँ, आप ये कह रहे हैं कि जिस तरीके का अभी सिचुएशन है, उससे बदतर हालात में भी वहां पर इलेक्शंस हुए हैं, और इलेक्शंस अच्छे हुए हैं, वहां पर चुनी हुई सरकारें आई हैं, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस होना वहां पर जरूरी है, ताकि जो सेंटर में गवर्नमेंट है उसको भी पता चले कि उन्होंने जो स्कीम्स लाए हैं वहां के लोगों के लिए, और जो काम करा है, जो एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ है। क्योंकि हम सिर्फ अभी तक जो है सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स में ही पढ़ रहे हैं कि सब ये बोल रहे हैं कि एवरीथिंग इज रोजी, बट डेफिनेटली एवरीथिंग इज नॉट रोजी, और वो हमें तभी पता चलेगा जब वहां पे इलेक्शंस होंगे, जब वहां के लोकल सेंटिमेंट जो है वो बाहर निकल कर आएंगे, तभी पता चलेगा। और अभी रन अप टू द इलेक्शंस में हम भी ध्यान रखेंगे किस तरीके की वहां पर बयानबाजी हो रही है कश्मीर में। जी 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 एक बात मैं यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि जब राजनीतिक प्रक्रिया यानी डेमोक्रेटिक प्रोसेस एक बार शुरू होता है, तो लोग को कम से कम इतना तो जरूर होगा कि लोगों को वोट देना आ जाएगा। ऐसा लग रहा है कि 5 साल में लोगों ने वोट देना ही लोग भूल चुके हैं। तो लोग वोट जब देंगे, तो उनके सामने जनता के मुद्दे भी उठाए जाएंगे, और इस तरह से राजनीति के मेन स्ट्रीम में, क्योंकि राजनीति का 2 स्ट्रीम होता है, एक टेररिज्म का, वो भी रास्ता राजनीति की है, और लोकतांत्रिक चुनाव का भी, प्रक्रिया का भी, तो वो एक संवैधानिक तरीका है। तो लोग संवैधानिक तरीके से अपनी बातों को सामने रखने, सरकार का समर्थन या विरोध करने का एक रास्ता उनको मिलेगा, जो कि एक स्वस्थ परंपरा है, एक हेल्दी प्रोसेस है, ट्रेडिशन है। तो हमें हेल्दी प्रोसेस को बढ़ावा देने के लिए, और ये बहुत वेलकम चीज है कि केंद्र सरकार को ऐसा लगता है, या इलेक्शन कमीशन को, कि 3 चरण में ही चुनाव कराए जा सकते हैं। ऐसा पिछले 2.5-3 दशक में नहीं हुआ कश्मीर के मामले में कि मात्र 3 चरण में ही चुनाव कराया जा सके। तो ये सरकार को अगर ऐसा लगता है, तो सही में भले सभी चीजें रोजी ना हो, लेकिन ग्राउंड पर चीजें बहुत हद तक बदली हैं, क्योंकि कोई भी सरकार इंटेलिजेंस के रिपोर्ट के आधार पर ही
चुनाव के बिल्कुल। डेट्स और ये तमाम चीजें फाइनलाइज की जाती हैं। तो बिल्कुल। सरकार को लगता है कि अगर हम 3 चरण में करा सकते हैं तो हालात बदले हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। जी, बिल्कुल। तो चलिए अब तो समय ही बताएगा मृत्युंजय कि किस तरीके से वहां पर बयान, अब क्योंकि अब एक बार इलेक्शन डेट शुरू हो चुकी है, अब वहां पर जो है सभी बड़े-बड़े राजनेता भी जाएंगे और वहां पर बयानबाजी भी होगी। तो देखना होगा किस तरीके से जो है कश्मीर में जो है अब वहां पर किस तरीके से राजनीति जो है एक नया मोड़ लेती है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। और आपको क्या लगता है कि क्या कश्मीर में इलेक्शन कराने का ये एकदम सही समय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और थैंक यू मृत्युंजय एक बार फिर मेरे साथ जुड़ने के लिए राजनीति पॉडकास्ट पर। बहुत बहुत धन्यवाद आकाश। थैंक यू।